नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक आधार। ये हमारा छठा वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने 5 वीडियो ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो जो भी छात्र इस चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीपीओ एग्जाम की सीरियस होकर तैयारी करना चाहते हैं, आप सभी लोग इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद में आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर कंप्लीट वीडियोज़ जो पहले हो चुके हैं उनको सीक्वेंस वाइज लगा रखा है, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। पेड बैच से जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, आपको डिटेल सेंड कर दिया जाएगा। 2 बैच है, एक पंचायती राज व्यवस्था का स्पेशल बैच है और एक वीपीओ कंप्लीट कोर्स है। ये सारी चीज़ें आपको इस बैच के अंतर्गत दी जा रही हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक आधार। पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक आधार का मतलब ये होता है कि संविधान में पंचायती राज को लेके कौन कौन से भाग जोड़े गए, इसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं या फिर कौन कौन सी अनुसूचियां इसमें जोड़ी गई, ये सारी चीज़ें हमें पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिक आधार के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, अब चूंकि दोस्तों यहाँ पे आधार लिखा हुआ है, तो आधार का मतलब होता है बेस। तो पंचायती राज व्यवस्था का संविधान तक के पहुंचने का जो सफ़र है, इसको हम क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हालांकि पार्ट 1 में हमने इसका डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है। जो भी छात्र नए हो, आप पार्ट 1 देख लीजिए। ठीक है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास क्या रहा है, जिसमें हम लोगों ने प्राचीन काल के बारे में पढ़ा था। प्राचीन काल में पंचायती राज व्यवस्था, इसके बाद में मुगल काल में पंचायती राज व्यवस्था, ब्रिटिश काल में पंचायती राज व्यवस्था में हमने ये देखा कि लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन को लेकर काफ़ी डेडिकेटेड था। इसने स्थानीय स्वशासन को लेकर काफ़ी सारा काम किया और इसने कुछ कोशिश की, जिसकी वजह से स्थानीय स्वशासन पूरी तरह से नहीं लेकिन कुछ हद तक प्रभाव में आया। ठीक है, इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में ये पूछ सकता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद में, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में संविधान सभा में इसका डिस्कशन हुआ कि पंचायती राज व्यवस्था को यहाँ पे भारत में लागू किया जाए या ना किया जाए। जिसमें हम लोगों ने देखा था कि गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी जी, ये पंचायती राज व्यवस्था या फिर स्थानीय स्वशासन के बहुत बड़े समर्थक थे। इनका सपना था कि अगर गांव का विकास होता है तो भारत का विकास होगा। लेकिन यहाँ पर जो भीमराव अंबेडकर साहब थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, ये पंचायती राज व्यवस्था को लेके सीरियस नहीं थे। मतलब इनका ये पंचायती राज व्यवस्था के धुर विरोधी थे। एग्जाम में प्रश्न भी बनता है कि पंचायती राज व्यवस्था के निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था के धुर विरोधियों में से एक है, तो आपका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो कुछ कारणों की वजह से पंचायती राज व्यवस्था को प्रॉपर तरीके से संविधान में जगह नहीं मिल पाया। इसको सिर्फ और सिर्फ डीपीएसपी के अंतर्गत, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत एक अनुच्छेद में जगह मिली, जो कि है अनुच्छेद 40। ठीक है, छोटा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था को लेके किया गया। क्या एक्सप्लेनेशन था, इसको देख लेते हैं क्या लिखा गया। देखिए, ये लिखा गया था, देखिए यहाँ पे ई बुक है। जो छात्र पेड बैच से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ई बुक में लिखी गई हैं। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका नोट्स बना लेते हैं तो एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाएगा। ठीक है, आप शॉर्ट रिविज़न के माध्यम से अपना जो रिवीजन है, क्विक रिवीजन है, वो एग्जाम टाइम में कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि जो पेड बैच है वहां पर ई बुक भी दे दिया जाए, और ये जो साइड में मैं नोट्स बनाता हूं, ये भी मैं इसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट करने की कोशिश करता हूं कि इतना अलग हो जाए, इतना अलग हो जाए। दोनों चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाए और इसके बाद में ई बुक भी मिल जाए और आपकी तैयारी अच्छे से हो। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर रहे थे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो अनुच्छेद 40 है, उसमें क्या लिखा गया पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। देखिए, उसमें यह लिखा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। ठीक है, उसमें निर्देश दिया गया कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हैं। ये दोस्तों अनुच्छेद 40 के अंतर्गत लिखा गया और बस यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, अब आप देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था को लेकर संविधान में मात्र इतनी चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ें होंगी तो उसका कोई प्रॉपर प्रभाव नहीं पड़ा कि अच्छे से क्रियान्वित किया जा सके, सीरियस कोई नहीं लिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब इसको सीरियसली नहीं लिया गया, अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार ने या फिर बहुत सारी समितियां गठित की गई बाद में। क्यों की गई, इसीलिए गठित की गई क्योंकि इतने से पंचायती राज व्यवस्था भारत में लागू होने वाला नहीं था।
ठीक है, इतने से तो नहीं लागू होता। अब क्या हुआ कि जब इतने से लागू नहीं हुआ, ठीक है, तो इसके बाद में केंद्र सरकार ने ये सोचा कि आगे इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, आगे इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं। इसके बाद में केंद्र सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना की, आपको पता होगा 1952 में। इसके बाद में राष्ट्रीय प्रसार सेवा का कार्यक्रम हुआ, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था अमेरिका की मदद से, वो फ्लॉप रहा फंडिंग की वजह से। तो इसके बाद में राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम शुरू किया गया, ठीक है। अब इन दोनों की जांच के लिए इसमें क्या स्टेप्स आगे बढ़े, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा में, इसकी जांच के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी की स्थापना की गई 1957 में, ठीक है। बलवंत ओके, तो अगर हम यहाँ पे कमेटियों का डिस्कशन करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे जितनी भी कमेटियाँ गठित हुई थी उनको शॉर्ट में लेके चलते हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति के बारे में मैंने आपको बताया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था इसी के अंतर्गत लाया गया था, ठीक है। इसने अपनी रिपोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत की। इसके बाद में जो अन्य समितियां गठित की गई, वो जो पिछली समितियां थी उनको जांच करने के लिए अगली समिति आती रही। ये सिलसिला जब तक 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं हो गया तब तक ये सिलसिला चलता रहा। तो अशोक भाई समिति ने ये बताया कि भाई त्रिस्तरीय नहीं होना चाहिए, द्विस्तरीय होना चाहिए। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यही है। जीवी के राय की अगर हम बात करते हैं तो जीवी के राय ने ये बताया था कि नियमित और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, ठीक है, नियमित और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ये किसने बताया था? ये जीवी के राव समिति ने बताया था। और इन्होंने ये बताया था कि ये जो अभी सिस्टम चल रहा है ये बिना घास की जड़ है। मतलब ये जो अभी पंचायती राज व्यवस्था लागू कराने के लिए जो भी कोशिशें चल रही हैं, जो भी नियम कानून और समितियां बन रही हैं, ये बिना घास की जड़ है, ये लागू होने वाली नहीं है। इसके लिए इन्होंने और भी कुछ बातें बताई थी, लेकिन उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद में आता है एल एम सिंघवी समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एल एम सिंघवी साहब ने जो है पहली बार संवैधानिक दर्जा दिलाने की कोशिश की। तो इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, सिंघवी लिखते हैं ना ऐसे, सिंघवी, और सिंघवी के बाद में संवैधानिक लिखते हैं ऐसे, तो दोनों देखिए कुछ एक सा लग रहा है, सिंघवी संवैधानिक, सिंघवी संवैधानिक। एग्जाम में पूछता है कैसे, तो आप ऐसे याद रखेंगे कि सिंघवी संवैधानिक दर्जा किसने दिलवाई? तो सिंघवी कमेटी ने दिलवाई, ये आप ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में आपका एक कमेटी था थुंगन समिति, ठीक है, थुंगन समिति था। इन्होंने जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित करने के बारे में बताया। और पहली बार इन्होंने जनसंख्या के हिसाब से पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें महिला आरक्षण की बात की गई थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन सारे कमेटियों में अगर हम बात करें एल एम सिंघवी की, तो एल एम सिंघवी जिसके बारे में अभी हमने देखा कि इन्होंने संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात की, एक्चुअली इन्होंने नब्ज पकड़ लिया। इन्होंने ये नब्ज पकड़ा कि इतनी कमेटियां बन रही हैं, इतने कार्यक्रम बन रहे हैं, लेकिन लागू क्यों नहीं हो रहा है? पंचायती राज व्यवस्था लागू क्यों नहीं हो पा रहा है? स्थानीय स्तर पर शासन व्यवस्था लागू क्यों नहीं हो पा रहा है? तो इन्होंने जब पकड़ा नब्ज कि भैया जब तक संविधान में संशोधन, जब तक संविधान में ये मैटर नहीं जाएगा, जब तक संविधान में इसके बारे में नहीं लिखा जाएगा, तब तक इसको कोई सीरियसली लेने वाला नहीं है। और इन्होंने पहली बार कोशिश की कि इसको संवैधानिक दर्जा दिलाया जाए, ठीक है। तो ये आप समझ गए, आगे बढ़े, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में 64वें संविधान संशोधन की कोशिश की गई। 64वें संविधान संशोधन 1889 में को पास कराने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें क्या था? इसमें गड़बड़ी ये थी कि जो केंद्र सरकार है उसके अंडर में पंचायती राज व्यवस्था को लेके पावर ज़्यादा हो गया, तो राज्यों ने इसका विरोध कर दिया। राज्य सभा में ये पारित नहीं हो पाया, लोकसभा में पारित हो गया था लेकिन राज्यसभा में ये पारित नहीं हो पाया। तो आपको बस इतना ही जानना है इसके बारे में कि राजीव गांधी सरकार में 64वें संविधान संशोधन की कोशिश की गई थी, ठीक है, आपको इतना ही जानना है। मेन आपका है 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई हैं वो कहाँ से आ रही हैं? वो इस ई बुक के शॉर्ट नोट से आ रही हैं। इस ई बुक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी गई हैं जिसको हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, और वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर कोई पेड ग्रुप से जुड़ना चाहता है, ई बुक प्राप्त करना चाहता है, तो जो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बताया है कमेंट सेक्शन में, जो मैंने पिन किया है, वहाँ से वो ले सकता है और मुझे मैसेज कर सकता है, ठीक है। देखिए, 73वां संविधान संशोधन पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे आया था, ये आप याद रखेंगे। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि 73वां संविधान संशोधन के कार्यकाल में प्रधानमंत्री कौन था? तो नरसिम्हा राव उस टाइम पे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। सितंबर 1991 में विधेयक लाया गया लोकसभा में, ठीक है। सितंबर 1991 में विधेयक लाया गया लोकसभा में, और ये 1992 में पारित हुआ। 23 दिसंबर 1992 में ये राज्यसभा से भी पारित हो गया, और 24 अप्रैल 1993 में ये फाइनली लागू कर दिया गया, ठीक है। तो इसका आप ये जो डेट है ना, ये आप याद रखेंगे कि फाइनली ये लागू कब हुआ। तो 92 में आया तो था, लेकिन ये लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 में। और 24 अप्रैल को ही इसलिए हम लोग
पंचायती राज व्यवस्था दिवस मनाते हैं भारत में। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इसको लागू किसने किया था, ऐसा कौन सा राज्य था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार अपने यहाँ लागू किया था, तो वो एमपी राज्य था, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य था जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को अपने यहाँ पहली बार लागू किया। ये आप समझ गए। अब यहाँ से सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चल रही हैं और ये सब आपको याद रखना है जो मैं बता रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल में लिखी हुई हैं, आराम से लिखी हुई हैं। ठीक है, देखिए भाग 9 में 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भाग 9 को ऐड किया गया और इसका जो शीर्षक था ये पंचायत के नाम से आया। ठीक है, और भाग 9 में जो अनुच्छेद ऐड किए गए उनको देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भूल भी सकता है आपको। तो अनुच्छेद 243 ए से लेके अनुच्छेद 243 ओ तक भाग 9 में ऐड किए गए, तो ये आप याद रखेंगे आओ, ए टू ओ आओ, ऐसे आप याद रखेंगे, और ये 243 आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें 11वीं अनुसूची इसमें ऐड की गई। इसके पहले 10 अनुसूची थी, इसमें 11वीं अनुसूची ऐड की गई जिसमें 29 कार्यकारी विषय बताए गए। तो 11वीं अनुसूची के 29 कार्यकारी विषयों के बारे में भी हम देखते हैं, और 243 ए से लेके 243 ओ तक क्या क्या चीज़ें लिखा गया अनुच्छेद में, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 243 में परिभाषाएं उल्लेखित हैं। ठीक है, और ये सभी परिभाषाएं इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसमें जो टॉप 10 परिभाषाएं हैं, जैसे अगर हम बात करें यहाँ तक की, ये महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ तक तो आप एटलीस्ट याद ही कर लीजिए, बाकी अगर इसको भी याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 243 ए में ग्राम सभा के बारे में बताया गया, ग्राम सभा के सदस्यों के बारे में बताया गया। इसके बाद में 243 बी के बारे में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में डिस्कशन हुआ। अब देखिए अगर हम इसको यहाँ पे विस्तार से बताएंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और ऑलरेडी जो हमने उत्तर प्रदेश अधिनियम, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम जो हमने पढ़ा है 1947, उसमें कहीं ना कहीं हमने इसका डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है। और आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उत्तर प्रदेश पंचायती राज संबंधित जो उपबंध है, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें भी हम इन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये चीज़ें इस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं। पंचायतों की संरचना के बारे में है, स्थानों के आरक्षण के बारे में है जिसमें रिजर्वेशन की बात की गई है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें जो ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, उनके रिजर्वेशन की बात की गई होगी, महिलाओं के आरक्षण की बात की गई होगी, पंचायतों के कार्यकाल, जो कि पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसके बारे में बातचीत किया गया है। सदस्यता के लिए अयोग्यता की बात की गई है, अगर कोई अयोग्य है तो वो यहाँ पे सदस्य नहीं हो सकता। जैसे अगर कोई क्रिमिनल केस में फंसा हुआ है, अगर कोई ऑलरेडी कहीं पे पद कोई धारण कर रहा है तो वो सदस्य नहीं हो सकता है, तो उनकी अयोग्यता के बारे में यहाँ डिस्कशन किया गया है। पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व हैं जी के अंतर्गत। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। फाइनली पंचायतों के निर्वाचन, तो यहाँ तक आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक आपको याद रखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ें। देखिए राजीव गांधी के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। राजीव गांधी का पंचायती राज व्यवस्था को लेके बड़ा दूरदर्शी विचार था, तो इनके बारे में अभी हम आगे देखते हैं। यहाँ पे भी 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लगे हाथ पहले हम 11वीं अनुसूची देख लेते हैं, जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसको भी देख लेते हैं। 11वीं अनुसूची में प्रश्न कैसे बनेगा, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर दूं, आपको शायद दिखने में दिक्कत हो रहा हो। यहाँ अनुसूची से प्रश्न कैसे बनेगा इसको भी आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, अब 11वीं अनुसूची में जो शामिल विषय हैं, इससे प्रश्न ऐसे बनेगा। देखिए आपको यहाँ पे इन सबको याद नहीं करना है, अगर याद करने बैठेंगे तो कोई भी याद नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ तो भूल ही जाएगा, क्योंकि इसमें 29 विषय हैं। अब इसको आपको क्या करना है कि एक नज़र देख लेना है। जैसे इसमें देखना है कि 11वीं अनुसूची में मत्स्य के बारे में डिस्कशन हुआ है, लघु वन उपज के बारे में डिस्कशन हुआ है, ग्रामीण आवासन के बारे में डिस्कशन हुआ है, पेयजल के बारे में बताया गया है। ठीक है, ऐसे ऐसे जितने भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं उनको आप एटलीस्ट एक बार देख लो, ताकि अगर एग्जाम में प्रश्न बनता है, कुछ इस टाइप से प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से 11वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा विषय नहीं आता है, तो वहाँ पे आप जब इसको देखे रहेंगे एक बार तो आराम से कर ले जाएंगे, और नहीं देखे रहेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वहाँ पे फिर तुक्का लगाएंगे और वो चीज़ आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या करो, एक बार देख लो और अच्छे से देख लो। ठीक है, ऐसे एक बार अच्छे से देख लेना, कुछ छूटे ना, ताकि आपको ये चीज़ याद हो जाए। ओके, इसके बाद में आपका आता है 74वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी प्रश्न बनने की पूरी उम्मीद है। 74वां संविधान संशोधन, चलिए अब ये किसके लिए था, अभी जो हमने पढ़ा ऊपर 73वां संविधान संशोधन, वो ग्राम पंचायत के लिए था, गांव से रिलेटेड था, ग्राम से रिलेटेड था। 74वां संविधान संशोधन जो हुआ, जिसके अंतर्गत भाग 9 का को ऐड किया गया, उसमें कौन सा ऐड किया गया था, उसमें 9 ऐड किया गया था, और 74वें संविधान संशोधन में पुनः इसमें 9 का ऐड कर दिया गया। ठीक है, 9 को भी एक पार्ट में और लाया गया जिसको हम बोलते हैं 9 का।
तो 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई। पिछले में ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई थी और 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई। कब आया था? तो ये एक्ट 1992 में आया था, लेकिन लागू कब हुआ ये आप याद रखेंगे, 1 जून 1993 में लागू हुआ। ठीक है, और इसी टाइम से ये प्रभावी हुआ था। ये लागू होने का डेट है 1 जून 1993, ये लागू होने का डेट है। ठीक है, अब नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मिला? तो 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मिला। ये प्रश्न बन सकता है। क्या क्या इसमें चीजें ऐड हुई? इसमें भाग 9 का ऐड हुआ, यहाँ पे का लिखा हुआ है लेकिन भाग 9 का यहाँ पे होगा, यहाँ पे सही लिखा गया है। इसमें 12वीं अनुसूची ऐड की गई। उसमें कौन सी अनुसूची ऐड की गई थी? उसमें 11वीं अनुसूची ऐड की गई थी और इसमें 12वीं अनुसूची ऐड की गई। और इन अनुसूचियों में जो विषय की संख्या है ये 18 है। कितने विषय हैं यहाँ पे? 18 विषय हैं। और इन 18 विषय को आपको याद नहीं करना है। जैसा कि मैंने बताया कि 29 विषय को आपने जैसे सरसरी निगाह से देखा था, ऐसे ही इन 18 विषय को भी आप सरसरी निगाह से देख लेंगे। यहाँ पे भूलने वाली जो बात है वो ये है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। इसको आप भूलेंगे भी और ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में प्रश्न वही बनता है जो आप भूलते हो। तो यहाँ पे देखो क्या है, अनुच्छेद जो ऐड किए गए हैं इसको आप देखिए, समझिए क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद जो इसमें ऐड किए गए हैं ये 243 ता से लेके 243 या छा तक है। 243 ता से लेके 243 या छा तक है। ठीक है, तो यही आप भूलेंगे, ये ता और या छा, ये आप किसी भी तरह से कोई भी शॉर्ट ट्रिक करके इसको याद कर लो। और अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में ये होगा 243 पी से लेके 243 जेड जी तक। ठीक है, जेड जनरेशन आप ऐसे याद कर सकते हो, पी से लेके जेड जनरेशन, पी फॉर प्रेजेंट, प्रेजेंट टाइम में जेड जनरेशन। ठीक है, तो 243 पी से लेके 243 जेड जी। हिंदी वाले ध्यान दो, ता से लेके या छा, ये आपको याद रखना है। जिस तरह से ग्राम पंचायत में हमने देखा कि 3 स्तर होंगे, इसी तरह से हम यहाँ पे भी देखते हैं 3 स्तर यहाँ पे भी होगा। ठीक है, 3 स्तर यहाँ पे भी होगा, जिसमें जो नगर पंचायत है, नगर पंचायत किसको बोलते हैं? नगर पंचायत ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं जैसे कोई गाँव है, ठीक है, और इसके बगल में शहर है, तो यहाँ पे भी डेवलपमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे भी विकास होंगे। तो ये चीज़ जो है ये नगर पंचायत के अंतर्गत आ जाता है। ये चीज़ नगर पंचायत के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद में होता है नगर पालिका परिषद। जैसे कोई छोटा टाउन है, सिटी हो गया आपके यहाँ, तो वो नगर पालिका परिषद के अंतर्गत आता है। और जो लास्ट वाला जो बड़ा वाला क्षेत्र होता है, जो पूरी तरह से शहरीकरण के अंतर्गत आता है, वो जैसे लखनऊ हो गया, बंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, तो ये सब नगर निगम के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम लोग महानगर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 तरह से लेवल स्तर यहाँ पे भी पाया गया। ठीक है, तो ये 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। अब ये शॉर्ट नोट है, मैं आपको बता रहा हूँ पुनः, ये शॉर्ट नोट है। बाकी डिटेल के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई गई हैं। ओके, देखिए अब हम आगे बढ़ें तो इसमें भी कुछ चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। जैसे इसमें भी जो आरक्षण का प्रावधान है वो सेम पहले जैसा, जैसे वहाँ पे भी आरक्षण की बात की गई थी ओबीसी, एससी, एसटी के और महिलाओं की, तो वो चीज़ यहाँ पे भी बात की गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिकाओं को कर लगाने और ऐसे कर लगाने, टोल टैक्स और फीस इत्यादि को उचित तरीके से एकत्र करने के लिए प्राधिकृत करता है राज्य विधानमंडल। ध्यान रखेंगे, तो नगर पालिकाओं में टोल टैक्स आदि शुल्क वगैरह जो लगाता है वो कौन लगाता है और इसको कौन प्राधिकृत करता है? तो ये राज्य का विधानमंडल करता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में जो इसके अंतर्गत प्रमुख अनुच्छेद हैं, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूं, शायद आपको दिख ना रहा हो। अब इसके अंतर्गत जो प्रमुख अनुच्छेद हैं इसको देख लेते हैं। तो जैसे वहाँ पे 243 में परिभाषा की बात की गई थी, ऐसे यहाँ पे 243 ता लिखा हुआ है, चूंकि ये ता से स्टार्ट हुआ था और ये ता मतलब पी होता है। इंग्लिश में जब आप पहुँचेंगे ता तक, तो ता मतलब पी हो जाएगा। तो इसमें परिभाषा उल्लेखित है 243 ता पी में। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे ता, था, दा, धा, इस तरह से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो 243 ता हो गया, था हो गया, दा हो गया, धा हो गया, ऐसे ऐसे करके आप देखेंगे 243 या तक पहले आया है, 243 या तक आया है। और या के बाद में यारा लावा नहीं हुआ है, या के बाद में या को फिर बांटा गया है। जैसे या का कर दिया गया है, या खा कर दिया गया है, या गा कर दिया गया है, इस तरह से बांटा गया है। या के आगे रा नहीं है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, रा नहीं है, या के बाद में या का, या खा, या गा, या घा, इस तरह से हो गया है। इसी तरह से अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं तो यहाँ पे पी लिखा हुआ है, PQRSTUVWXYZ। जेड के बाद में और कुछ आता नहीं है।
ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि जेड के बाद में डबल जेड, ट्रिपल जेड ऐसे हम कर देंगे। तो जेड के बाद में क्या किया है, जेड ए कर दिया गया है, जेड बी कर दिया गया है, जेड सी कर दिया गया है, इस तरह से फिर बांटा गया है। और ये कहाँ तक गया है, ये आप देखेंगे 243 या छा तक गया है हिंदी में, और इंग्लिश में जेड जी तक गया है, जिसकी हमने ऊपर चर्चा की थी, जेड जनरेशन। ठीक है, तो ता से स्टार्ट हुआ था, याछा तक आया, और वहां पे पी से स्टार्ट हुआ था, जेड जी तक आया। बाकी इसके अंतर्गत जो चीजें हैं आप यहां तक याद रख सकते हैं, वित्त आयोग तक याद रखेंगे। ठीक है, इसमें यहां तक इंपॉर्टेंट है, वित्त आयोग तक आप यहां पे याद रखेंगे, यहां तक आप याद रखेंगे, बाकी और उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद में अब हम इसके इसके जो अनुसूची है, 12वीं अनुसूची है, इसके अंतर्गत जो विषय हैं इसको देखें तो इसमें 18 विषय हैं, और सरसरी निगाह से आपको सारे विषयों को देख लेना है। बाकी इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं है, आप देख लीजिए। आर्थिक और सामाजिक विकास योजना है, सड़कें और पुल के बारे में बताया गया है, अग्निशमन सेवाएं हैं, शहर वगैरह में, अस्पताल वगैरह में कहीं आग लग जाती है तो उसके लिए सेवा है। ठीक है, नगरीय निर्धनता उन्मूलन है, गंदी बस्ती सुधार प्रोन्नयन है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख लें, इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है कि आपको एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है, क्योंकि टाइम ऑलरेडी आप लोगों के पास कम होता है, और मेरा भी उद्देश्य रहता है कि आपका टाइम कम वेस्ट हो। मुझे यहाँ पे लंबा लेक्चर नहीं लेना है, जहाँ तक होता है आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वही आपको बताई जाती हैं। एक चीज़ मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे जो राजीव गांधी का कार्यकाल था, उसमें जो राजीव गांधी का इनके द्वारा जो लाए गए कार्यक्रम थे, इसको देख लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजीव गांधी का जो विजन था वो काफ़ी अच्छा था, और पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका को लेके इन्होंने काफ़ी कोशिशें की, और इन्हीं के द्वारा जो है 73वां संविधान संशोधन भी आगे आया था। ठीक है, देखते हैं, एक सेकंड, कहाँ गया ये, देखिए, राजीव गांधी सरकार के अंतर्गत पंचायती राज एवं नगर पालिका विधेयक लाया गया, और ये इसके सूत्रधार थे। तो याद रखना, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, पंचायती राज और नगर पालिका विधेयक के सूत्रधार कौन है, तो राजीव गांधी है। यही मैं कह रहा था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में राजीव गांधी जो न्याय पंचायत व्यवस्था थी पहले के टाइम में, 1977 तक न्याय पंचायत व्यवस्था थी। इसके बाद में धीरे धीरे इसका विलोपन हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो न्यायाधीश थे वो वार्ड सदस्य हुआ करते थे, जो गांव के सदस्य होते हैं वही इसके न्यायाधीश हुआ करते थे। तो वो जो इनका न्याय होता था उसमें वो पक्षपात कर देते थे, भाई उन्हीं के यहाँ से मुकदमा जा रहा है, उनके चिर परिचित होंगे, तो वो क्या करते थे, अपना मुकदमा जब जाता था वहाँ पे, तो जो न्याय था ना, वहाँ पे वो गड़बड़ चीज़ें, अपना डिसीजन जो था वो सही से नहीं सुना पाते थे, और ज़्यादातर जो मामले थे वो सत्र न्यायालय में पहुँच जाया करता था, ज़्यादातर मामला सत्र न्यायालय में पहुँच जाया करता था। तो जब सारे मामले सत्र न्यायालय में पहुँच ही रहे हैं तो न्याय पंचायत का क्या मतलब है, इसलिए धीरे धीरे ये विलुप्त होता गया। जब ये लागू हुआ था उस टाइम पे, जब ये आया था 1947 में, तो 8000 न्याय पंचायत थी, 8000 न्याय पंचायतें थीं। 1977 तक लगभग 8500 न्याय पंचायतें थीं। लेकिन अभी देखिए शायद ये कागजी ही है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है कि कहीं पे लागू है, कहीं पे इसके अनुसार कार्य क्रियान्वित किया जाता है। ठीक है, देखिए अब इसके बाद में क्या हुआ, राजीव गांधी सरकार में ही राजीव गांधी ही एक ऐसे नेता थे जिन्होंने बताया था कि सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं आती हैं, सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं आती हैं, बाई चांस 1 रुपये की योजना आ रही है तो जनता तक मात्र 15 पैसे की योजना पहुंचती है। ये राजीव गांधी ने खुल के बोला था। ठीक है, तो ये आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि राजीव गांधी ने ये चीज़ बताया था कि 1 रुपये की अगर योजना आती है तो मात्र 15 पैसा गाँव तक पहुँच पाता है। इसके बाद में इन्हीं के टाइम में 64वां संविधान संशोधन भी आया था। इसके बाद में ये युवा शक्ति को समझे, पहले जो उम्र था मतदान देने का वो 21 वर्ष था, इन्होंने 18 वर्ष कर दिया। ठीक है, युवा शक्ति के सपोर्टर थे। इसके बाद में इन्हीं के टाइम में कंप्यूटर और आईटी सेक्टर का ज़बरदस्त विकास हुआ था, यही कंप्यूटर और आईटी सेक्टर भारत में लेके आए थे, आप ऐसा बोल सकते हो। इसके बाद में उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का भी गठन किया। तो राजीव सरकार की कुछ अचीवमेंट्स हैं, उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया, जिसमें 2-3 चीज़ें आप अच्छे से समझ लें। ठीक है, तो ये वीडियो सेशन यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने यहाँ पे जानकारी दी ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो को मैंने शॉर्ट रखा है क्योंकि डिटेल में बताने कोई मतलब नहीं है। जो भी छात्र पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, ई बुक प्राप्त करना चाहते हैं, ई बुक आपको डे टू डे बेसिस पे दिया जा रहा है, आपको एक ही बार में ई बुक नहीं दिया जा सकता। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, पूरा बैठ के रिसर्च करते हैं, टाइम लगता है। तो 30 अक्टूबर तक आपका ये बैच खत्म होगा। तो आप लोग ये ना करें कि पेमेंट करने के बाद में वहाँ पे देखें पीडीएफ अभी कम है, पार्ट 1 ही कंप्लीट है, पार्ट 2 ही कंप्लीट है, तो उसके बारे में आप गुहार लगाएं कि यहाँ पे 6 पार्ट अवेलेबल नहीं है। तो पीडीएफ आपको डे टू डे बेसिस पे दिया जा रहा है। 30 अक्टूबर तक का हमारा लक्ष्य है। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।